नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस के क्षेत्र में आजकल पैगंबर आया हुआ है, नाम है साइंस जानने वाले और ह्यूमन विद साइंस, जो हमेशा राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता रहता है। ये सब सारा उत्तर वैदिक काल में है। राम प्रेग्नेंट सीता को छोड़ा, दलित ऋषि शंभु को वध किया, ये सब सारा उत्तर वैदिक काल में है, जहाँ से राम के अस्तित्व पर सवाल उठता है, क्या वह सच में पुरुषोत्तम था या नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल, जो रामायण में ये सब कांड आता है वो कब जोड़ा गया। क्या उत्तर वैदिक काल मूल रामायण का हिस्सा है, वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है? तो जानेंगे। मेरे पास बुक है संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो आचार्य बलदेव उपाध्याय द्वारा रचित है। तो पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का अनुशीलन उसकी रचना के समय के भलीभांति प्रकट कर रहा है। रामायण के समय के राजनीतिक अवस्था का परिचय इस महाकाव्य के अध्ययन से भलीभांति मिलता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 500 ईसा पूर्व मगध नरेश अजातशत्रु ने की। पहले यह एक साधारण ग्राम था, जिसका नाम बौद्ध ग्रंथों में पाटलिग्राम दिया है। अजातशत्रु ने शत्रु लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए नीमती गंगा सोन के संगम पर इस ग्राम में किला बनवाया। इनके पिता बिंबिसार की राजधानी राजगीर या गिरिब्रिज रामायण में राम, सोन और गंगा के संगम से होकर जाते हैं। पाटलिपुत्र का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता। गौर कीजिएगा, पाटलिपुत्र का यहाँ उल्लेख नहीं मिलता। जब वह राम, सोन और गंगा के समय से गुजरती है तो वहाँ पाटलिपुत्र का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है कि रामायण 5 ईसा पूर्व से पहले लिखा गया है। ये पहला पॉइंट हुआ, जो बुद्ध के पहले रामायण सिद्ध होता है। ये 5 ईसा पूर्व के बाद पाटलिपुत्र ग्राम नाम का कोई शब्द आया, उससे पहले वो नहीं थे। और दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। कोसल जनपद की राजधानी रामायण में अयोध्या बतलाई गई है, परंतु जैन और बौद्ध ग्रंथों में अयोध्या के स्थान पर वह साकेत नाम से ही प्रख्यात है। लव ने अपनी राजधानी श्रावस्ती में स्थिर की। रामायण की रचना तब की गई होगी जब अयोध्या को छोड़कर श्रावस्ती में राजधानी नहीं लाई गई थी। बुद्ध के समय में कौशल के राजा प्रसेनजीत श्रावस्ती में ही राज्य करते थे, अतः रामायण की रचना बुद्ध से पूर्व काल में हुई। देखिए, यहाँ रामायण में राजधानी जो है अयोध्या बतलाई गई है, परंतु जैन ग्रंथों में अयोध्या के स्थान पर साकेतपुरी, मतलब साकेत लिखा गया है। तो जैन और बौद्धों में साकेत है, लेकिन रामायण में उसी जगह पर अयोध्या है। तो अयोध्या को हटाकर बाद में साकेतपुरी की गई, और फिर बाद में उसी स्थान पर अभी मंदिर बना हुआ है अयोध्या। तो साकेतपुरी जैन और बौद्ध ग्रंथों में साकेत है। उससे पहले वह अयोध्या के नाम से नगर विकसित था। इससे दूसरा पॉइंट से ये स्पष्ट होता है। और बुद्ध के पहले रामायण हुई होगी। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। गंगा पार करने पर राम विशाला में पहुँचे। इसके वर्तमान राजा का नाम सुमति था। इक्ष्वाकु अलबुसा नामक रानी से उत्पन्न विशाल नामक पुत्र ने इस नगरी की बसाया था, इसलिए यह विशाला के नाम से विख्यात थी। रामायण में विशाला और मिथिला 2 स्वतंत्र राजतंत्र राज्य थे। बुद्ध के समय में ये दोनों राज्य पृथक और स्वतंत्र न होकर वैशाली राज्य के रूप में सम्मिलित कर दिए गए थे, और शासन पद्धति भी गणतंत्र राज्य के समान थी। अतः रामायण को बुद्ध से प्राचीन होना चाहिए। तो यहाँ ये बताना चाहता है, जो रामायण में विशाला और मिथिला जो 2 स्वतंत्र राजतंत्र राज्य थे उस समय में। अब बुद्ध के समय में ये दोनों जो हैं पृथक थे। तो पहले वो एक थे, स्वतंत्र थे, अलग अलग। अब ये बुद्ध के समय में नहीं रहा। तो इससे स्पष्ट होता है कि बुद्ध से पहले की रामायण हुई होगी। फिर से पढ़ देते हैं। रामायण में विशाला और मिथिला 2 स्वतंत्र राजतंत्र राज्य थे। बुद्ध के समय में ये दोनों राज्य पृथक और स्वतंत्र न होकर विशाल राज्य के रूप में सम्मिलित कर दिए गए। ठीक है। चार में पढ़ते हैं। तो बालकांड की सूचना के अनुसार उत्तर भारत कौशल अंग, कान्य, कुब्ज, मगध, मिथिला आदि अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। यह राजनीतिक अवस्था बुद्ध पूर्व भारत में ही दृष्टिगोचर होती हैं। समझ गए होंगे। 5वां पढ़ते हैं।
सारे रामायण में केवल 2 पदों में ही यवनों का नाम आता है। इसी सामान्य आधार पर जर्मन विद्वान डॉक्टर वेबर ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि रामायण पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव पड़ा है, पर डॉक्टर याकोबी ने इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध किया। अतः यूनानी आक्रमण के अनंतर ये पद रामायण में मिला दिए गए होंगे। इन प्रमाणों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रामायण की रचना बुद्ध के जन्म से पहले ही हुई मानना न्याय संगत है। आप लोग समझ गए होंगे जो इसी ये डॉक्टर वेबर सिद्ध करता है। और यूनानी सभ्यता उस समय समझ यूनानी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। उस समय के में रामायण पर प्रभाव पड़ा है और डॉक्टर याकोबी सिद्ध किया है, प्रक्षेपित सिद्ध किया। तो हम अब ये पढ़ते हैं, पक्षित बतलाते हैं। उनका कहना है कि बालकांड के प्रथम और तृतीय सर्ग में जो विषय सूची दी गए हैं उसमें उत्तरकांड का निर्देश नहीं है। जर्मन विद्वान याकोबी मूल रामायण में अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक 5 ही कांड मानते हैं। अतः सोचने वाली बात है, जो जर्मन विद्वान याकोबी जो है मूल रामायण में अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक 5 ही कांड मानता है। यानी मतलब जब रावण जो मर जाता है उसके बाद जो उत्तरकांड रामायण आता है वो रामायण को मूल रामायण का हिस्सा नहीं मानते हैं जर्मन है विद्वान याकोबी। तो क्या आप लोग उससे भी महान हो क्या? याकोबी मानता है युद्ध कांड, जब रावण की मृत्यु होते हैं युद्ध कांड, तो वहाँ तक ही मूल रामायण है, उसके बाद नहीं है। इसका आगे पता चल जाएगा उत्तरकांड कब जोड़ा गया है बाद में। तो लंका कांड के अंत में ग्रंथ के अंत होने की सूचना से प्रतीत होती है, इसलिए उत्तरकांड के पीछे से जोड़ा गया माना जाता है। इस कांड में कुछ ऐसे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इस कांड में कुछ ऐसे स्थानों की चर्चा है जिनका संकेत पहले के कांडों में नहीं मिलता, इसलिए फिर आगे पढ़ते हैं। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि वह बहुत पीछे जोड़ा गया है। बुद्धों में एक प्रसिद्ध जातक है दशरथ जातक, जिसमें रामायण का वर्णन संक्षेप रूप में उपलब्ध होता है। इसमें पाली भाषा में रूपांतरित उत्तरकांड का एक श्लोक हूबहू मिलता है। अब देखिए जातक कथा जो है ये 3री शताब्दी मतलब अशोक के समय में लिखी गई है जातक कथा। ये जातक कथा ये महात्मा बुद्ध के समय के नहीं है। बौद्ध ग्रंथों बुद्ध जो है उसके समय के नहीं है। ये अशोक के समय में लिखा गया है। तो अशोक के समय में जो जातक कथा लिखा गया है बौद्ध ग्रंथों की, वह जो है उत्तरकांड की श्लोक जो है वो हूबहू मिलता है। तो कहना यह है जो हूबहू मिलता है। पाली भाषा में रूपांतरित उत्तरकांड का एक श्लोक हूबहू मिलता है। इस जातक का समय विक्रम पूर्व 3य शतक माना जाता है। देखा, विक्रम पूर्व 3य शतक माना जाता है। अतः मानना पड़ेगा कि उत्तरकांड की रचना उक्त शतक से पहले की है, मतलब 3य शतक के आसपास की है। इस आदिकाव्य को चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता कहते हैं, अर्थात इसमें 24,000 श्लोक है। ठीक उतने ही हजार जितने गायत्री के अक्षर है। मतलब गायत्री मतलब ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो ये नः प्रचोदयात्। तो इसमें जो अक्षर आप गिन लीजिएगा तो अक्षर 24 हुआ है। तो वही बताया है, जितने अक्षर गायत्री में उतने 1000 श्लोक रामायण में है। 24,000 श्लोक है मूल रामायण में। लेकिन आज के रामायण में बहुत श्लोक आया है, 36-40 हज़ार से ऊपर है, डबल ट्रिपल हो गया है श्लोक। तो उसमें मिलावटें बहुत हुई है। रामायण आज हमारे पास जितने भी रामायण हो, चाहे वाल्मीकि हो, वशिष्ठ हो, कालिदास हो, तुलसीदास हो, कोई भी रामायण ले लीजिए, कोई ऑथेंटिक नहीं है। कोई राम के समय का कोई भी रामायण नहीं है। कोई मतलब 100% आप किसी को ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। हाँ, एक बात कॉमन है जो मतलब सभी रामायण में आप लीजिएगा तो जैसे राम को जन्म हुआ, फिर सीता को वनवास मिली, लक्ष्मण राम गए, फिर रावण की सिस्टर उसको नाक काटी, फिर लंका गया, वहाँ सीता को अपहरण किया, युद्ध हुआ, रावण मरा। यही सब मतलब बेसिकली जो कहानी है सब रामायण में वही है। कोई भी रामायण लीजिए तो हमें नहीं लगता जो रामायण काल्पनिक है। हाँ ये है, मतलब कोई बोलते हैं ना, आप किसी से आप पूछ लीजिएगा तो लाखों बता देंगे रामायण को, लेकिन ऐसा नहीं है, उतना दिन नहीं हुआ है। और साइंस भी मानती है ये रामायण जो है
7,000 वर्ष पूर्व है। आप किसी से पूछेगा तो लाखों बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारा ऐसा टॉपिक नहीं था, और जो हम रामायण को सिद्ध करने नहीं आए थे, मतलब वही बताने थे जो है ना उत्तरकांड रामायण, जहाँ से राम को पुरुषोत्तम पर सवाल उठता है। जो क्या हम उस आदमी को पुरुषोत्तम बोल सकते हैं जिन्होंने अपने प्रेग्नेंट सीता को, पत्नी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया अपने राज्य के लिए। यानी कोई ये नहीं बोलेगा वो अपने प्रजा के लिए उसको छोड़ा, जब उस पर सब आरोपित, ये नहीं कोई बोलेगा, सोचे यही बोलेगा जो मतलब इसको छोड़ा तो छोड़ा क्यों। तो ये और दलित शंभु को क्षुद्र था जो उसको वध, ये सारा जो है ना उत्तर कांड में है, जो इसे बाद में जोड़ा गया है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, ये जातक कथा जो है जातक कथा जो बुद्धों का है, जो जातक कथा में जिसमें बुद्ध का पुनर्जन्म के बारे में बताया है, उसमें मतलब उत्तरकांड का हूबहू श्लोक मिलता है। तो कहीं न कहीं जातक कथा भी इसका हो सकता है। तो वहाँ का श्लोक मिलता था 3री शताब्दी ईसा से के आसपास जो है उत्तरकांड, मतलब इसमें स्पष्ट बताए हैं जो जोड़ा गया है। और याकोची जो है जर्मन के विद्वान, वो युद्धकांड तक ही मानते हैं, और वाल्मीकि रामायण भी युद्धकांड तक ही है, उत्तरकांड किसी ने बाद में जोड़ा है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, तो आप लोग जान गए होंगे कब जोड़ा गया है। और मैं कुछ और पढ़ देता हूँ यहाँ देखिए, बौद्धों के कवि कुमारलाथ की कल्पना मुंडितिका में रामायण को सर्वसाधारण में वाचन का उल्लेख है। जैन कवि विमल सूरी ने राम कथा को पौम चरु नामक प्राकृत भाषा में महाकाव्य में निबंध किया। तो आप देख सकते हैं जो बौद्ध कवि कुमारलाथ है 100 ईस्वी में, यानी प्रथम शताब्दी के लास्ट में कल्पना मुंडितिका में रामायण लिखता है, रामायण का उल्लेख है। तो हमें नहीं लगता मतलब आज से 2000 साल पहले भी रामायण लिखा करते थे, मतलब तो वो नहीं लगता जो हमको काल्पनिक होगा। आज भी जैसे लव कुश के, जैसे लाहौर जो है लव के बेटे, लाहौर के वहाँ पर तक्षशिला उसके बेटे तक्ष के नाम पर बसाया गया है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो आज भी है। तो ये तो जैसे गंधार आज के अफगानिस्तान हुआ, तो कहीं से नहीं लगता है ना जो मतलब रामायण काल्पनिक है। ये तो हर जगह आपको इंडोनेशिया चले जाए, इंडोनेशिया में भी रामलीला होती है धूमधाम से। अब वो सब छोड़ो, आप यहाँ देखो मतलब बौद्ध और जैनों में भी रामायण का उल्लेख मिलता है। मतलब रामायण जो लेखक है उनको लिखा है मुंडितिका में, बौद्ध कवि कुमारलाथ मुंडितिका में कल्पना मुंडितिका में रामायण का सर्वसाधारण वाचन को लिखा है। और देखिए जैन कवि विमल सूरी ने राम कथा के चरित नामक प्राकृतिक, जो सोचो प्राकृत भाषा में रामायण का उल्लेख किया है। प्राकृत भाषा जहाँ से महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिए थे 540 यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उस समय में प्राकृत भाषा था। तो उस समय में रामायण को ये कवि लिखा है प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा भारत के प्राचीन भाषाओं में एक माना जाता है, उस भाषा में लिखा है। तो आप समझ जाइए, ये रामायण का श्लोक दिया हुआ है, इसको पढ़िए। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाहते हैं रामस्य वसुधातले वाल्मीकि भर्गवनास्य काव्ये, मतलब ये जो उत्तरकांड रामायण है वह वाल्मीकि रामायण का भी हिस्सा है। भाई इससे पहले तो कहीं नहीं लिखा है, अरण्य कांड हो, लंका कांड हो, राम का जन्म कांड हो, कहीं नहीं लिखा है जो यह वाल्मीकि रामायण का भी हिस्सा है, कहीं नहीं लिखा है। मूल जो रामायण है उसका भाषा, उत्तरकांड का भाषा, दोनों का जो भाषा है बहुत डिफरेंट है, कहीं नहीं लिखा है। अरण्य कांड में कहीं लिखा है, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी रामायण के लेखकों को, जो ये बोले कोई श्लोक में जो यह भी अरण्य कांड जो है या लंका कांड ये रामायण का हिस्सा है। फिर उत्तरकांड में ये लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी। एक और अनसाइंटिफिकली बात आता है, जब क्षुद्र शंभुक ऋषि वो तपस्या कर रहे थे तो एक ब्राह्मण मर गया उसके तपस्या से, और जिसके कारण राम ने उसे कत्ल कर दिया। भाई
जब ब्राह्मण मरता है एक शूद्र से, तपस्या से, तो एक ब्राह्मण क्यों मरेगा? अगर मरना ही है तो सारा ब्राह्मण मर जाता है। आज ब्राह्मण नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। तो ये बुनियादी वाले बात है, ना ही लॉजिकली पर फिट होता है, ना ही साइंटिफिकली पर फिट होता है। तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। तो सो थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अराजकता फैली है राम। क्या आपको ज्ञात है कि धर्मानुसार आपका अपराध जघन्य है? मेरा अपराध? क्या शूद्र का ज्ञान प्राप्त करना अपराध है? हाँ, अपराध है। जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई।